ओके ओके वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर हम देखें मैथ के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका आईएमपी हो जाता है। कितने का ये टोटल मार्क्स कितने हैं? क्वेश्चन कितने का है? 3 नंबर के 2 नंबर के। ओके इसमें अगर टोटल देखा जाए तो टोटल मार्क्स आपके 6 हैं और जिसमें से 3 का 1 आएगा और 2 का 1 आएगा, है ना। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चंस है ना वो जनरली अगर आप देखोगे ध्यान से तो थोड़े से बड़े मतलब ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन शायद 4 या 5 में पूछा जाना चाहिए था। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था 5 में, लेकिन इस बार आपको 3 और 2 में है तो आपको थोड़ा सा संभल के, है ना, लेकिन करके वही आना है जो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशंस होता है। ओके तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास 2 कर्व है, एक है x बराबर वाई स्क्वायर और दूसरा है एक्स वाई बराबर के। ओके और दोनों के दोनों जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को काय पर, राइट एंगल पर। राइट एंगल का मतलब है एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तब आपको ये प्रूव करके बताना है कि 8k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1। देखो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, अप्रोच क्या होगी पहले वो देखते हैं। गिवन की बात करें तो गिवन में आपको 2 कर्व दिए हैं, x बराबर वाई स्क्वायर और दूसरा आपको दिया है x बराबर के। अगर पहला कर्व आपका ये है जिसे अपन सपोज लाइन 1 कह दें या कर्व 1 कह दें, ओके तो शायद इस कर्व की स्लोप भी हमारे पास होगी जिसे हम बोल दे रहे हैं क्या, m1। और एक दूसरा कर्व है जिसे हम बोल दे रहे हैं क्या, कर्व 2 और ये कितना है आपका एक्स वाई बराबर कितना है आपके पास k। ओके अब इसकी स्लोप की बात करें तो इसकी स्लोप क्या होगी आपके पास m2। अगर 2 कर्व आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कैसे आपके पास परपेंडिकुलर हैं, तो हमने 11th क्लास में एक स्लोप से रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी कि अगर 2 कर्व आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो आपकी स्लोप होती है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये -1 के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब इसी चीज को लेके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। अब एक बात और समझो, स्लोप होता क्या है। स्लोप जैसे अपन m से दिखाते हैं, ये भी हमें पता है कि अगर dy/dx निकाल लें तो यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो कुल मिला के हमें इन दोनों कर्व के क्या निकालने पड़ेंगे भाई, dy/dx। तो अपन पहले इसका निकालते हैं। अगर हम पहले कर्व की बात करते हैं तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। यहां बात करोगे तो ये हो जाएगा 2y/dx। मतलब यहां से dy/dx की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो मिलेगी आपको 1/2y। ओके ये जिसे जनरली आप क्या बोल दोगे, m1 बोल दोगे, क्योंकि कर्व 1 के लिए निकाला है आपने। वही अगर मैं इसकी बात करूं तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जब करोगे तो ये हो जाएगा फंक्शन 1 और ये हो जाएगा फंक्शन 2। मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर प्रोडक्ट रूल लगेगा देखो क्या होगा, x dy/ कितना होगा dx प्लस y जैसा का तैसा x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और k कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है यहां से क्या मिला, x dy/dx प्लस का y बराबर कितना आ गया आपके पास 0। अगर यहां से dy/dx निकालोगे देखो -y उस तरफ जाएगा तो x dy/dx बराबर होगा माइनस का y। मतलब फाइनली dy/dx कितना आएगा -y/x जो कि होगा हमारा m2। अब आपने अभी कहा है कि 2 कर्व जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। इफ 2 कर्व्स परपेंडिकुलर ईच अदर, तो हम जानते हैं वी नो दैट m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 बराबर कितना होता है -1। ओके अगर ऐसा हुआ तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1/2y इंटू m2 की वैल्यू है -y/x जो कि होगा -1। माइनस से माइनस चला गया आपके पास, y से y चला गया, मतलब आपके पास आया 1/2x। ओके बराबर कितना होगा 1। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ठीक है x आपको मिला। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे दे दें अपन इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू रखूंगा फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से शायद हमें मिलेगा x कितना दिया है आपका 1/2 और ये कितना है y²। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। अब आपके पास देखो x भी है और y भी है, x आ गया 1/2, y आ गया कितना आपके पास 1/√2। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट कर दूं, देखो यहां मिटा रहा हूं मैं, है ना, यहां थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं,
अगर मैं यहां पर आपके पास ये जो लिखा है एक्स वाई इक्वेशन, पुट द वैल्यू ओके इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स वाई बराबर क्या के। पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या के स्क्वायर। एक्स की जगह वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा आपके पास, और वाई की वैल्यू कितनी है 1/√2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर। यहां से देखो 1/4 और 1/2 मतलब कितना होगा आपके पास 1/8 बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। इस 8 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 8 के स्क्वायर बराबर 1, और यही आपको हैंस प्रूव करना था भाई। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन था। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर टेक्निकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रख के, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन भी लगाना है और साथ में आपको कुछ दूसरी नॉलेज भी चाहिए, है ना। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, हमें यही प्रूव करना था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि आ 5 मीटर लॉन्ग लैडर रेट्स अगेंस्ट ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है। इसने एक बात कही है, इसने कहा है कि एक 5 मीटर लंबा क्या है आपके पास लैडर है, और ये लैडर जो है वो आपके अगेंस्ट द वॉल आपका टिका हुआ है। मतलब कुछ इस तरीके की बात हो रही है कि ये हमारा क्या हो गया, एक वॉल हो गया, और यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं एक लैडर। ओके, इस तरीके के आपके पास क्या है, एक लैडर है, और ये हो गई आपकी क्या फ्लोर। ओके, ये लैडर जो है, इस लैडर की अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो ये कितनी लेंथ है आपके पास 5। हम इस फ्लोर की लेंथ सपोज मान ले रहे हैं कितना x। ओके, और वहीं अगर अपन बात करें वॉल की, तो वॉल की जो लेंथ है या हाइट है वो कितनी मान ले रहे हैं अपन y। ओके, अब आगे आपसे ये कहा जा रहा है, आगे बोल रहा है कि द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि जब लैडर को आप यहां से जब आप हटाते हो, मतलब जैसे अभी ये फिक्स किसी पोजीशन पर रखा है, जैसे आप हटाते जाओगे, अब जो हटाओगे वो क्या कर रहे हो आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपसे कह रहा है कि वो चेंज आ रहा है आपके एक्स में। चेंज कैसे लिखते हैं, ये चेंज आप लिखोगे dx डिवाइडेड बाई dt, जो कि कितना दिया है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन उसने एक बात भी कही है, एक बात ये कही है कि व्हेन इट्स लोअर एंड इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल बी अवे। मतलब इनिशियली अगर देखा जाए तो इस x की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपके पास 4 दी है। ओके, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस लैडर को हटाते जा रहे हो। अब सोचो, थोड़ा सा आप सोचो कि जैसे आप इस लैडर को यहाँ से हटाते जाओगे, ये लैडर जो है वो धीरे धीरे क्या होगा आपका गिरता जाएगा। मतलब इस y की जो हाइट है वो लगातार कैसी होगी आपकी, डिक्रीज होगी। मतलब आपको निकालना क्या है, टाइम के साथ जो डिक्रीमेंट लगेगा या जो डिक्रीज आपके इस वॉल में होगा वो निकालना है। मतलब आपको निकालना है dy/dt क्या होगा, यही चाहिए आपको। अब देखो एक चीज है, dy/dt निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को देखो, सपोज इसे नाम दे दें a b और c। अगर ट्रायंगल ए बी सी की आप चर्चा करोगे तो देखो यहां से ये वाला एंगल हो गया आपका कितना 90। अगर ये 90 है तो शायद आप ये कह पाओगे कि जो आपके पास बी सी का स्क्वायर है ये आपको मिलेगा क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस साथ में कितना हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, यही होगा। बी सी कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ए बी की चर्चा करें तो ए बी आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसे दे देना आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर मुझे यहां से y निकालना है तो देखो 25 एक्स स्क्वायर की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, मतलब ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर। y कितना आएगा 25 में से 16 जाएंगे 9 अगर देखोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 3, मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब देखो आगे कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या dy/dt।
डी वाई अपॉन डी टी मतलब आपके इस वॉल में लेडर को खिसकाने के बाद, जब लेडर आप कितना खिसका रहे हो डी एक्स अपॉन डी टी के हिसाब से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना खिसका दे रहे हो आप, 3 सेंटीमीटर खिसका दे रहे हो, तो कितना चेंज इस वाई में आएगा वो हमें पता करना है। तो देखो करते कैसे, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये 25 हो गया आपका 0, इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2x प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, यही होने वाला है। यहां से अगर आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे तो देखो साथ में क्या होगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो x है ना x, इसका भी करोगे तो ये आपके पास मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dt अगर निकालना है तो हम इसे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ना करके हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। अगर t के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी ये क्या हो जाएगा आपका 0, इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को हमें लिखना पड़ेगा dx डिवाइडेड बाय dt। ओके, फिर हम बात करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y और साथ में होगा आपके पास क्या dy अपॉन dt, ऐसे आने वाला है। यहां से देखो तो आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब आप कह सकते हो 0 बराबर 2x इंटू 3 प्लस हो जाएगा आपका 2y dy अपॉन dt, ऐसे आने वाला है। dy अपॉन dt निकालना तो ये हो जाएगा माइनस का, मतलब 2y dy अपॉन dt, ये होगा आपके पास माइनस का 6x, ओके, डिवाइडेड y अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2y। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, x की वैल्यू भी आपके पास है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो माइनस 6 इंटू 4, ओके। y की वैल्यू भी आपके पास 3 है तो ये हो जाएगी 2 इंटू 3, मतलब 2 से 6 कट गया तो यहाँ से आपके पास आएगा dy अपॉन dt माइनस का 4, और चूंकि आप डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे तो ये माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है कि चीज़ें डिक्रीज हो रही है, ये होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उसने कहा कि जैसे हम लेडर को हटाते हैं तो इस लेडर के हटाने से इस वॉल की जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, तो जैसे अपन बोलेंगे क्या dy अपॉन dt। तो हमने क्या करा, जो इक्वेशन हमने बनाई थी उस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया क्या, डिफरेंशिएट। अब यहाँ x जो है वो इसके लिए क्या है, नया फंक्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, और इस तरीके से सारी वैल्यूज अगर पुट करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dt। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 की भी अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि एक स्टोन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second at what instant when radius of circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area इंक्रीजिंग। ओके, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, देखो ध्यान से पढ़ना इसमें,
कहा है कि जैसे हम स्टोन को किसी भी क्वाइट लेक में हम जब फेंकते हैं या डालते हैं तो होता यह है कि जो वेव्स है वो आपकी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, और चूंकि वो कैसे पाथ को फॉलो करती हैं, सर्कल। अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात लिखा है, सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो रेडियस है वो आपकी चेंज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आपको दिया क्या है, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आगे उसने लिखा है कि एट वॉट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। मतलब किसी इंस्टेंट पर जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितनी दी है आपके पास, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब आपको ये बताना है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। मतलब जो सर्कल आपके पास है उस सर्कुलर पाथ का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, इसे हमें बताना है। देखो, अगर चेंज की बात करते हैं तो ये होता है आपका डी ए अपॉन डी टी। अगर हम ए आपके एरिया मान रहे हैं सर्कल का, तो हमें यही निकाल के देना है। देखो, एक बात हम सभी जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है भाई। एरिया ऑफ द सर्कल की अगर अपन बात करें तो एरिया ऑफ द सर्कल, जैसे सपोज मैं ए मान रहा हूं, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर मैं इसका चेंज इन एरिया निकाल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये मिलेगा आपको डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसे मिलेगा डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, लेकिन आपको भी पता है आर का जब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ से मिलेगा कितना आपका 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। अगर हम देखें तो आर की भी वैल्यू आपके पास है, हमें निकालना क्या है, ये डी ए अपॉन डी टी जो है ये निकालना है, तब आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी आपके पास कितनी दी है, आपके पास 5। मतलब 8 5 40, 40 दूनी 80। तो यहाँ से आपका चेंज इन एरिया जो आपको मिलेगा वो आएगा, मिलेगा 80 पाई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एरिया है, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में आपसे लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज होता है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब चेंज जो रेट है वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वो आपको दी हुई है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जब भी हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये होता है आपका क्या, ए क्यूब, यही होगा। ओके, और वहीं अगर अपन बात करें तो एक चीज और उसने पूछा है, आपसे पूछा गया है कि सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से आपका इंक्रीज करता है जब क्यू की एज, एक एज जो है वो कितनी दी है आपको 12 सेंटीमीटर। ओके, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जैसे अपन ने एस दिखा दिया, ये कितना होता है 6a स्क्वायर होता है, कितना होता है। और आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया कि हाउ फास्ट इज दिस सरफेस एरिया इंक्रीजेस। मतलब आपको निकालना है ds अपॉन dt जो है वो कितना होगा, यही लिखा ना, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। मतलब आपका जो टाइम के साथ सरफेस एरिया जो है वो कितना इंक्रीज करता है। तो देखो एक चीज करते हैं अपन, और साथ में एक चीज और दी है आपको, जो आपका वॉल्यूम है क्यूब का वो भी आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से चेंज कर रहा है। मतलब डी भी अपॉन जो डी टी है ये दिया है आपको कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक बात बताओ, अगर इस v का डिफरेंशिएट करूं, मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर हम करेंगे देखो क्या मिलेगा आपका, डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 का हो जाएगा 3a स्क्वायर, और साथ में होगा डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, यही होने वाला है। डी वी अपॉन डी टी कितना दिया है 8, 3a की बात करते हैं अपन, सिंपल सा a स्क्वायर है। ओके, और डी ए अपॉन डी टी हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। ओके, साथ में अगर आप देखो तो ए भी उस बंदे ने दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 12 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके पास जब ए पहुंचेगा तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी कितना आएगा, डी ए अपॉन डी टी ये जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3a का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करोगे आप, डी ए डिवाइडेड बाय डी टी 8 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 12 इंटू 12, 4 से काटोगे तो 2 बार, ये कटेगा आपका 3 बार। ओके, और ये 2 कट जाएगा आपका 6 टाइम। ओके, मतलब यहाँ से आपके पास
डी ए डिवाइडेड बाय डी टी जो आने वाला है वो आ जाएगा आपके पास कितना 1 डिवाइडेड बाय 54, ये हो जाएगा 3 इंटू 9, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। ओके, अब आगे हमें चाहिए क्या डी एस अपॉन डी टी, तो हमें सरफेस एरिया का मतलब एस जो हमें दिया है कितना 6a², इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते थे हैं अगेन किसके रिस्पेक्ट में, टी के, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप करोगे तो क्या मिलेगा डी एस डिवाइडेड बाय डी टी, यही मिलने वाला है। ये कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा, कितना होगा 12a, और a का जब करोगे तो हो जाएगा डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ से देखें डी एस डिवाइडेड बाय डी टी 12, हमें चेंज इन सरफेस एरिया तब निकालना है जब एज कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब a की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12, और डी ए डिवाइडेड बाय डी टी कितना दिया है 1/54। ओके, यहाँ से देखें तो देखो क्या होगा, 6 से काटोगे तो ये 9 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 4 टाइम्स कटेगा, और ये कटेगा 3 टाइम्स, मतलब आपके पास डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका सरफेस एरिया है। ओके, तो इस तरीके से चेंज इन सरफेस एरिया जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका कितना 8/3। ओके, बड़ा आसान था, कर सकते हैं आप ऐसे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक बलून है जिसे जो जनरली स्पेरिकल होता है, जब हम उसे इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट मतलब फुलाना, जब हम उसे फुलाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है 900 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। मतलब आपको दिया क्या है, आपको दिया है चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, आगे इसने लिखा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अगर मैं स्पेयर की रेडियस मान लूं कितनी है r, जो कि आपको दी है कितनी 15 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि रेडियस में समय के साथ कितना चेंज हो रहा है, मतलब आपसे पूछा गया है कितना डी आर अपॉन डी टी, ये आपको पूछा है। हमें ये बता दो कि रेडियस में चेंज कितना आ रहा है जब आपकी रेडियस कितनी दी हो, आपकी 15 सेंटीमीटर। अब एक बात मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर हम बात करें, ध्यान रखना ये क्यू होता है, कितना होता है भाई क्यू। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यू होता है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं, क्या करूं, डिफ्रेंशिएट अगर हम करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी करने के बाद आपको मिलेगा कितना डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा कितना 4/3 जैसा का तैसा, पाई जैसा का तैसा, आर क्यू का करोगे तो हो जाएगा 3r² डी आर अपॉन डी टी। यही हमें पता करना भाई। हमें डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी की बात करते, देखो पहले 3 से 3 काट लो। ओके, फिर हम बात करते, देखो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी की बात करें तो ये दिया है हमें 900। ओके, ये हो जाएगा 4 पाई, और साथ में कितना है r² डी आर अपॉन डी टी। ओके, आर भी हमें दी हुई है, आर कितनी है 15, तो पहले 4 से काटोगे तो 4 से कटने के बाद ये आएगा 225। ओके, फिर मिला कितना आपके पास 225, मतलब यहाँ से आएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, ये पाई भी नीचे जाएगा तो आपके पास मिलेगा 225 डिवाइडेड बाय पाई r²। आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो 225 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 15 का स्क्वायर। आर आपको कितने दिए 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, मतलब डी आर डिवाइडेड बाय डी टी जो है वो आ गया कितना आपका 1/पाई, 1/पाई लिख लो, या 7/22 आप लिख सकते हो, जो कि होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। देखो इन क्वेश्चंस की अगर आप देखो तो इस क्वेश्चंस में अगर आपने ये पता कर लिया कि दिया क्या है और साथ में निकालना क्या है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं बचता फिर, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बताता है। ओके, ठीक है भाई। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है कि हमें आपके 2 पॉजिटिव नंबर्स देना है जिसका सम कितना है 15, लेकिन उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कैसा है आपका मिनिमम, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो देखो सॉल्यूशन कैसा होगा। मान लिया कि जिनका सम है सपोज 2 नंबर्स x एंड y कैसे हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, और
इनका जो सम है मतलब x प्लस वाई जो है वो दिया है कितना आपका 15, इसे दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। और आगे ये बोल रहा है कि इनके स्क्वायर्स का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम सपोज हम मान ले रहे हैं कितना z, ये जो z है वो क्या बता रहा है आपको, सम बता रहा है इनके स्क्वायर्स का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है। अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू कितनी जाएगी 15 माइनस का x। अगर मैं ये वैल्यूज आपकी इक्वेशन मतलब z में अगर हम रख दें तो z कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 15 का 225 ओके, प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी की, और माइनस का 30x ऐसा आ जाएगा ओके। थोड़ा सा इसे अगर अपन ढंग से लिखें तो z हो जाएगा आपके पास कितना 2x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 225। अब देखो एक बात, यहां इसने बोला है कि z जो है मतलब जो आपके पास स्क्वायर्स का जो सम है वो क्या है आपका z कितना है मिनिमम। हम एक चीज देखी थी किसी भी फंक्शन के लिए मिनिमम और मिनिमम आपका मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम बात करें तो एक बात ध्यान रखना, फॉर z मिनिमम और मैक्सिमम, देखो कोई भी फंक्शन अगर मिनिमम और मैक्सिमम है तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपके पास z है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो आपका 0, है ना। ये कंडीशन है किसी भी फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन का वो कितना होना चाहिए आपके पास 0। मतलब इस x का मतलब इस z का x के रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ओके। आगे करते हैं, अगर आप यहां से करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, dz अपॉन dx क्या मिलेगा आपको, dz अपॉन dx अगर देखा जाए तो हो जाएगा 4x माइनस का 30 आएगा, कितना आएगा 4x माइनस 30। मिनिमम या मैक्सिमम के लिए चूंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो आप चाहो तो मैक्सिमम हटा भी सकते हो, तो dz मतलब 4x माइनस 30 जो है नहीं है चालू 20% बैटरी ओके। अगर हम बात करें तो इसमें कितना है 4x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब x की वैल्यू अगर देखो तो कितनी आएगी 15/2 ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखता है कि फंक्शन मिनिमम ही है, इसके लिए हम चेक करते हैं क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, dz अपॉन dx कितना दिया है, dz अपॉन dx आपको दिया है कितना 4x माइनस का 30। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन तो ये जाएगा डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना मिलेगा आपके पास 4। अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या है ग्रेटर देन 0 है। देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फंक्शन के मैक्सिमम होने के लिए, ये फंक्शन मैक्सिमम तब होता है जब डी स्क्वायर, कोई भी फंक्शन सपोज जेडी की बात कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास कैसा हो लेस देन 0 हो ओके। और अगर कोई फंक्शन मिनिमम आपको ढूंढना है कि कोई फंक्शन मिनिमम है या नहीं, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए आपके पास 0 से बड़ा हो। यहां देखो डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर कितना है 4 जो है वो आपके क्या है 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जेड जो है कैसा है भाई मिनिमम है, जेड कैसा होगा आपके पास मिनिमम होगा। बस हमारे पास x की वैल्यू है, किसी तरीके से बाय और निकालना है। अगर इस x को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो आपके पास y भी मिल जाएगा। पुट दी x इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर ऐसा करोगे देखो क्या होगा 15/2 प्लस y बराबर कितना होगा 15, मतलब y की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास 15/2। तो दो पॉजिटिव नंबर्स हमें ढूंढने थे, x भी कितना है 15/2 और y भी कितना है आपके पास 15/2। एक बात ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि कोई भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो ध्यान रखना फंक्शन होगा मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन होगा कैसा आपका मिनिमम। और वैल्यू कैसे निकालते हैं कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0। ये सारे क्वेश्चंस में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 वो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि हमें वो पॉइंट्स आप बता दो कर्व पर। कर्व क्या दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, मतलब कर्व आपको दिया है एक्स स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू कितना दिया है 1। जहां पर जो टेंजेंट है वो दो केसेस में, टेंजेंट जो है पहली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या लिखा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो एक चीज मैंने आपको बार बार बताई है कि स्लोप की चर्चा हम जब भी करते हैं, स्लोप ये क्या होता है आपका dy अपॉन dx होता है। और ध्यान रखना स्लोप वो एंगल है जो हमेशा
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया जाता है। मतलब जो एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, उसके साथ बनाया गया एंगल ही आपका क्या कहलाता है, स्लोप। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये इस तरीके से, ये क्या होता है आपका एक्स होता है, ये वाई है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक्स के साथ जो भी एंगल आपका बनता है वही कहलाता है आपके पास क्या, स्लोप। तो देखो ध्यान से देखते हैं अपन, हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dx। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय 9 और इसका होगा 2y डिवाइडेड बाय 16 dy अपॉन dx बराबर, इसका हो जाएगा कितना आपका 0। आगे अगर आप देखोगे तो उस तरफ जाएगा ये, तो ये होगा आपका 2y डिवाइडेड बाय 16 dy अपॉन क्या होगा dx बराबर हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से अगर अपन dy अपॉन dx निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 उस तरफ गया और 2y इस तरफ, तो 2 से 2 चला गया आपके पास। मतलब dy अपॉन dx की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आ गई है आपके पास माइनस का 16x डिवाइडेड बाय 9y, है ना। यही आपके पास क्या है, स्लोप। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे ये कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो क्या होती है आपके पास। अच्छा ध्यान रखना, जैसे आप चाहो तो एम भी लिख सकते हो और यही आपका टेन थीटा के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में भी पढ़ी और 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा बार पढ़ी है। स्लोप को कैसे कैसे दिखा सकते हो, dy अपॉन dx कह सकते हो, m कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो क्या, टेन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर पहला केस है आपके पास, केस नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो केस नंबर 1 आपसे ये कहता है कि टेंजेंट जो है ये पैरेलल है आपके पास किससे, एक्स एक्सिस। अब कोई टेंजेंट अगर आपके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो एक बार बताओ एक्स एक्सिस और इस टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, सब जानते हैं कितना होगा भाई, 0 होगा। मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx जो है, जिसे अपन टेन थीटा कहते हैं, ये कितना होगा आपके पास, टेन 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया आपके पास 0 डिग्री, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब आपको मिल गया dy अपॉन dx बराबर कितना, 0। और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी दी है, dy अपॉन dx की वैल्यू दी है माइनस 16x डिवाइडेड बाय 9y बराबर 0। अब सुनो एक बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू की जो पूरी वैल्यू दिखी ना आपको माइनस 16x डिवाइडेड बाय 9y, ये कितना है आपका 0। अब ये 0 तो आपका तभी बन सकता है जब x की वैल्यू कितनी हो, 0। क्योंकि देखो अगर y की वैल्यू आपने 0 रख दी तो ये पूरी टर्म कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट। क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर में 0 से भाग लगाओगे वो क्या बन जाएगा आपका, इनफाइनाइट। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 0। मतलब यहाँ से समझ में आता है कि ये तो तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन में इसको रख सकता हूं। जब आपके पास x 0 है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 बराबर 1। मतलब y की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, मतलब y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। ऐसे केसेस में अगर आप कर्व के पॉइंट ढूंढो तो x तो आपके पास क्या है, 0, तो y हो जाएगा आपके पास +4 और एक बार 0 और एक बार -4। मतलब पॉइंट्स आपके पास बनने वाले हैं क्या क्या, 0 प्लस, मतलब 0 का +4 और 0 -4। ये तो एक आपके पास पॉइंट आ गए। अब इसके बाद एक बात और सुनते हो, एक दूसरा केस और आपको दिया है। दूसरा केस क्या दिया है वो देखते हैं। दूसरा केस, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 आपको दिया है कि जो आपके पास टेंजेंट है ये पैरेलल है y एक्सिस के। मतलब ये कुछ कहानी ऐसी चल रही है इस तरीके से, ये टेंजेंट है आपके पास, पर आपको पता है एंगल तो हम हमेशा कहां से लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस के लिए, स्लोप में। अगर ये y के पैरेलल है, इसका मतलब है x के साथ बनने वाला एंगल कितना होगा, 90। मतलब आपके पास थीटा कितना आ गया भाई, 90। अगर थीटा 90 है तो आप जानते हो dy अपॉन dx क्या होता है, टेन थीटा, मतलब टेन 90। और टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, अब यहां से अगर देखें तो dy अपॉन dx है कितना आपके पास है माइनस का 16x डिवाइडेड बाय 9y बराबर इनफाइनाइट। अब सुनो मेरी बात, ये माइनस का 16x डिवाइडेड बाय 9y इनफाइनाइट कब बनेगा, इन्फिनिटी इसकी वैल्यू कब होगी, ये तो तभी हो पाएगी जब y कितना होगा भाई, 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, y जैसे 0 करोगे ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन
y कितना हो आपके पास 0, तब जाके ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास इनफाइनाइट। अगर आपका y 0 है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये y वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0, मतलब बचेगा कितना x स्क्वायर बाई 9 बराबर कितना 1, x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9, मतलब x की वैल्यू आएगी +-3। आपके जो पॉइंट्स बनेंगे, अब देखो इस बार y 0 है पर x +-3 है, तो एक पॉइंट बनेगा प्लस का 30 और दूसरा पॉइंट बनेगा माइनस का 30। इस तरीके से आपके इस कर्व के 4 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट है 0 + 4, एक पॉइंट है 0 - 4, दूसरा है +3 0 और -3 0। थोड़ा सा अप्रोच आपकी ढंग से लगानी है आपको, क्वेश्चन बन जाएगा। बस थोड़ी सी आपको 11th क्लास की नॉलेज चाहिए इसके लिए, है ना, कि स्लोप क्या होता है भाई, पैरेलल हम करें तो किस तरीके से आपके पास एंगल बनेगा, ये सब चीजें, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बताता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है, एक फिक्स्ड सर्कल है जिसमें आपके पास क्या है, रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड है, और आपको बताने की जो एरिया है वो कैसा है आपका मैक्सिमम। देखो अगर हम एक सर्कल की बात करें, सपोज ये सर्कल है, ओके, जिसकी रेडियस हमने मान ली कुछ r होगी, और इसके अंदर एक क्या है आपके पास रेक्टेंगल, इस तरीके से रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, इसकी रेडियस सपोज हमने मान ली कितनी r, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास r, ये हो जाएगा आपके पास डायगोनल। इसे नाम दे देते a b c और ये हो जाएगा आपके पास क्या d। अब देखो आगे अपन करते कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, करते हैं अपन यहाँ से। अगर आप ट्रायंगल ABC की बात करते हो, ट्रायंगल ABC की अगर अपन बात करें, हमें बताना है, ये शो करके बताना है कि जो एरिया है वो कैसा है आपके पास मैक्सिमम है, और साथ ही साथ इस सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है वो कैसा स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स जो है वो एकदम बराबर हो, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल ABC की अगर अपन चर्चा करें तो शायद आपको यहां से मिलेगा AC का स्क्वायर बराबर आपको, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा 90, तो साथ में मिलेगा AB का स्क्वायर और साथ में हो जाएगा आपके पास कितना BC का स्क्वायर। लेट रेडियस हमने सर्कल की मान ली है कितना भाई r, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली कितनी x, और जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को हमने मान लिया कितना y, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास कितनी हो गई x, और ये जो ब्रेथ है ये कितनी हो गई आपके पास y। ओके, अगर ऐसा हो पाया तो देखो AC कितना हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है x स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो मिला x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ओके, इसे देना आप इक्वेशन नंबर 1, इसे मत दो, थोड़ा सा आगे और कर लो इसको। अगर हम करेंगे देखो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो y कितना होगा, y स्क्वायर हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और y कितना होगा, y होगा √4r माइनस का x स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपके पास ये है। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, हमें बताना है मैक्सिमम एरिया। क्या बताना है आपके पास, मैक्सिमम एरिया। अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जैसे अपन ने मान लिया a, तो ये हो जाएगा x इंटू बाय, कितना हो जाएगा x इंटू बाय। हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां सिंपल सा दोनों तरफ कर देते हैं कि अपन स्क्वायर, मैं एरिया का स्क्वायर ले रहा हूं क्योंकि बाद में जाके जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है तो a स्क्वायर कितना मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा, क्या ये क्लियर है, ठीक है। ये a स्क्वायर आपके पास मिल गया। ओके, इसे थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस का x की पावर 4, यही होने वाला है। ओके, तो ये आ गया आपके पास a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सपोज इस a स्क्वायर को हम मान ले रहे हैं लेट z कोई फंक्शन है जो कितना है a स्क्वायर। देखो
अगर एरिया आपके पास मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब कोई बात नहीं, हमने z बराबर ए स्क्वायर ले लिया। ए स्क्वायर लेने के पीछे की वजह आप समझ जाओ। देखो अगर देखा जाए ए लेता तो बाय में क्या है आपके पास रूट, डिफरेंशिएशन करते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, बाकी होने को हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले स्क्वायर ले लिया। जो ए आपका मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा, तो स्क्वायर तो उसका मैक्सिमम होना ही होना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने z बराबर क्या मान लिया आपका ए स्क्वायर। अब आपको भी पता है इस z के फॉर मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए, फॉर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए dz डिवाइडेड बाय dx कितना होगा आपके पास, 0। तो हमें निकालना पड़ेगा dz डिवाइडेड बाय dx का, मतलब इस a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ये हमने क्या माना है, z। तो यहां से देखो dz अपॉन dx क्या आ जाएगा। इसका अगर अपन करेंगे एक्स स्क्वायर का, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। x के रिस्पेक्ट में करोगे 2 बाहर आएगा, ये जाएगा 8x आर स्क्वायर माइनस का 4x क्यू, यही आने वाला है, सिंपल सा यही आएगा। ओके, तो dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8x आर स्क्वायर माइनस का 4x क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0। यहाँ से अगर अपन देखें तो x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लोगे तो 8r स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0। आपको भी पता है इसका मतलब होगा या तो x बराबर 0 है या होगा आपका 8r स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बराबर 0। x बराबर 0 पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि अगर x 0 रख दे इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल की जो आपके पास लेंथ है ये तो खत्म हो गई। तो x 0 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका 0 यही हो सकता है। तो यहां से अगर अपन देखें तो 8r स्क्वायर माइनस का 4x बराबर कितना होगा, 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपके पास आएगी 4x स्क्वायर 8r स्क्वायर। ओके, 4 से ये 8 काटा 2 बार, x बराबर आएगा √2 और r, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √2r। पर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन मतलब z के मिनिमम और मैक्सिमम तब आप बता पाओगे जब उसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़े। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, dz अपॉन dx कितना था, 8x, dz अपॉन dx कितना है आपके पास, 8x आर स्क्वायर माइनस का 4x क्यू। ओके, जब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 फिर से बाहर, तो ये आएगा आपके पास 8 16x। ओके, और x की वैल्यू अगर आप चाहो तो रख सकते हो, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओके अभी रुक जाओ, अच्छा ये 8r स्क्वायर। ओके, x का आपके पास है माइनस, इसकी बात करें तो होगा आपके पास 12x स्क्वायर, ऐसे ही होगा। इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2r स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर 8r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 2r स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर आपके पास आया। ये 8 स्क्वायर 8r स्क्वायर है और ये कितना है आपका 24r स्क्वायर, मतलब निकाल के कितना होगा 16r स्क्वायर। 16r स्क्वायर 0 से बड़ा है या छोटा है, तो हम सब जानते हैं ये कितना है आपके पास, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि z जो है वो कैसा है भाई आपका, मैक्सिमम। z कैसा है आपके पास, मैक्सिमम, ये भी हमने चेक करके बता दिया। अब हमारे पास x की वैल्यू है, y किसी तरीके से हमारे पास निकालना है, तो y निकाल सकते हैं अपन। अगर हम देखें तो इसमें रख सकते हैं क्या भाई, जहां जहां आपका एक्स स्क्वायर है यहां से देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ओके, इसमें y रखें तो y बराबर आपके पास होगा √4r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से 4 से काटा तो 2r स्क्वायर है, ये है 2r स्क्वायर, तो y की वैल्यू भी आपके पास आ गई कितनी, √2r। अगर किसी रेक्टेंगल का x बराबर है y के, जिसकी वैल्यू आपके पास आई है √2r, तो ऐसे रेक्टेंगल को हम कहते क्या हैं, हम जानते हैं जिसकी साइड बराबर होती हैं उस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे अपन इसे, स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल लिया जिसमें से हमने निकाल ली क्या, y की वैल्यू। फिर हमने आगे किया कि रेडियस r है, लेंथ x है, y है। अगर मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल की रेक्टेंगल की बात करूं तो कितना हो जाएगा xy। यही एक बात ध्यान रखना, आप चाहो तो a से कर सकते हो, a से आप कर सकते हो, मतलब z बराबर मान सकते हो a, लेकिन फिर से वही बात है कि डिफरेंशिएशन करना है थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप क्या करोगे a स्क्वायर। भाई अगर a मैक्सिमम है तो a स्क्वायर तो मैक्सिमम होना ही होना है डेफिनेटली, और हमें वही बताना है मैक्सिमम।
तो हमने क्या निकाल लिया ए स्क्वायर बराबर क्या मान लिया हमने जेड, मतलब जेड एक फंक्शन है जो हमारे मिनिमम और मैक्सिमम हमें प्रूव करना है। ओके, डी जेड अपॉन डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, और आप जानते हो कि किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपके पास, इस तरीके से सारा आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2r स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास √2r। अब आपको ये बात बतानी होती है कि अगर कोई फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना होता है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर चेक करो, अगर आपको मिल रहा है लेस देन 0 तो इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। और एक्स की वैल्यू वो है, वाई की वैल्यू आपके पास ये भी आ गई √2r। यहां से देखा तो x और y दोनों कैसे हैं आपके पास, अगेन सेम है। और किसी भी रेक्टेंगल की साइड अगर पूरी बराबर होती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो कैसा रेक्टेंगल है, स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल है। ओके, इतनी सारी चीजें तो पढ़ी होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये पूछा गया है कि मुझे निकाल के बताओ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल, जहां पर कर्व आपको दो दिए हैं एक्स और वाई, और आपको निकालना है क्या थीटा बराबर π/4 पर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर अपन बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y-y1 बराबर या तो m लिख लो, ओके, और साथ में होगा x माइनस x1। और आपको पता है m क्या होता है, m होता है बाय, देखो इसे अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं बाय माइनस बाय 1, m होता है आपका dy अपॉन डी एक्स, हाँ या ना। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं इसे dy अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस का x1। तो ओरिजिनल फॉर्मूला आपके पास यही बनता है। ओके, ऐसे अगर अपन बात करें तो एक और चीज़ होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, काय की बात कर रहे हैं अपन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है बाय माइनस बाय 1 बराबर माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, ध्यान रखना ये होता है -1 अपॉन m, तो पलट जाएगा ये हो जाएगा x माइनस का x1। ये आपको याद करना पड़ेगा दोनों तभी। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या, अब आपको रिक्वायर्ड है कि किसी तरीके से x1 y1 मिल जाए और आपको स्लोप मिल जाए, मतलब dy अपॉन dx मिल जाए। तो देखो करते हैं अपन, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपके पास x दिया हुआ है, x कितना दिया है 1 माइनस का cos थीटा, और ये निकालना किस पर है, एट थीटा बराबर π/4। अगर आप x की वैल्यू π/4 पे देखोगे जिसे हम कहेंगे x1, तो कितना आएगा 1 माइनस cos π/4। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस 1/cos π/4 कितना होता है 1/√2। इसका अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। x1 की वैल्यू आपके पास आ गई। ऐसे ही y की अगर अपन बात करें तो y कितना दिया है थीटा माइनस का साइन थीटा, और अगर मैं y1 बात करूं तो y1 का मतलब है कि बाय इस थीटा π/4 पर कितना है, तो ये हो जाएगा y1 की बात करें थीटा कितना है π/4 माइनस का साइन π/4, ऐसे ही होगा। y1 यहां से मिलेगा आपके पास π/4, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब आपको x1 भी मिल गया है और साथ में क्या मिल गया है y1 भी मिल गया है। ओके, अब आपको चाहिए क्या dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा पहले वो सोचो। अगर इस x का डिफरेंशिएशन मैं कर दूं किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा dx डिवाइडेड बाय थीटा कितना होगा 1 का हो गया 0, cos का होता है आपके पास क्या माइनस ऑफ साइन, मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा साइन थीटा। ओके, इस y का फिर से अगेन अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिलेगा dy अपॉन डी थीटा, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन का क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब आपको चाहिए क्या dy अपॉन dx, अगर आप ध्यान से देखो तो dy अपॉन डी थीटा में भाग लगा सकते हैं कि अपन dx अपॉन डी थीटा का, तो ये मिलेगा हमें dy अपॉन dx, कैसे मिलाइए dy अपॉन डी थीटा में भाग लगाया आपने किसका dx अपॉन डी थीटा का। देखो dy अपॉन डी थीटा कितना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही है आपके पास। तो मतलब आपके पास मिल गया क्या dy अपॉन डी एक्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। लेकिन हमें जो स्लोप चाहिए होती है ना, वो स्लोप चाहिए होती है जिस पॉइंट है जिस एंगल पर आपके पास दिया हुआ हो। तो मतलब ये dy अपॉन डी एक्स जो है वो हमें निकालना पड़ेगा जब थीटा कितना है आपके पास π/4, कितना होगा 1 माइनस कॉस π/4 डिवाइडेड बाय साइन π/4, ऐसे ही होगा। इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो देखो कितना मिलेगा dy अपॉन डी एक्स, cos π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाय
साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। इसको अगर मैं यहाँ एलसीएम लेके करूंगा तो dy/dx आएगा, ये इस तरफ जाएगा √2 माइनस का 1, एलसीएम आया √2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, मतलब आपके पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई √2 माइनस की 1, यही आ गई आपके पास। अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास x1 भी है, y1 भी है, dy/dx एट थीटा पाई बाई 4 भी है। अब सारी वैल्यूज आप अपने क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में रखते हैं भाई। पहले अपन निकालते हैं क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा, ये कितना है y माइनस y1 कितना है y1 की बात करें तो y1 है आपके पास पाई बाई 4 माइनस का 1/√2 ऐसा है। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या प्लस, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं dy/dx कितना आएगा, dy/dx है √2 माइनस का 1 और x माइनस x1 कितना है, x1 कितना है भाई, x1 है आपके पास √2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2, ऐसे ही आपके पास है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस का पाई बाई 4 प्लस 1/√2। यहाँ से अगर देखें तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास √2 माइनस 1 का x माइनस √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास √2, ऐसे मिलने वाला है। ओके, x वाली अपन इस तरफ कर देते हैं तो ये जाएगा y माइनस का √2 माइनस 1 x बराबर होगा, इसको पॉजिटिव रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस का 1/√2 प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, और माइनस है आपके पास √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो इसको, इसका आप स्क्वायर हटाओगे, दोनों का एलसीएम लोगे, बहुत सारी रामान आपके पास बन जाएगी। बस आपको इस तरीके से इक्वेशन दे देनी है। ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद हमें निकालना क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या है आपके पास, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है आपके पास y माइनस y1 माइनस dx अपॉन dy x माइनस x1। ओके, तो देखो यहां से अगर आप देखो तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखो y माइनस y1 कितना दिया है, y1 दिया है पाई माइनस का प्लस का हो जाएगा 1/√2 dx, देखो dy अपॉन dx दिया है लेकिन हमें चाहिए क्या dx अपॉन dy, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ √2 माइनस का 1, ऐसे ही होगा। x की बात करें x1 कितना दिया, x1 आपके पास दिया है √2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2, ऐसे ही आपके पास है। इसका मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं रेशनलाइज कर सकता हूं, तो बाय माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस का 1/√2, यहां से देखें तो इसका रेशनलाइज करोगे तो ऊपर जाएगा -1 इंटू में हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 मतलब 2 -1 मतलब कुल मिला के आपके पास जाएगा कितना 1, x माइनस का √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। इसका जब आप अगेन करेंगे तो देखो √2 प्लस 1 का x में मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाला इस तरफ आएगा तो ये लिखा जाएगा बाय प्लस √2 प्लस 1 इंटू एक्स, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का 1/√2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है तो ये जाएगा आपके पास √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 और साथ में कितना प्लस। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अगेन एक छोटी सी इक्वेशन मिलेगी, नहीं तो आप यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और यही हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, मुद्दा है, समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको दोनों के फॉर्मूले पता हो, x1 y1 निकालना है और dy/dx निकालना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है जो अपन ने लास्ट कुछ क्वेश्चंस देखा था, x और y, जिनका सम कितना है 35, मतलब x प्लस y कितना दिया है आपको 35, इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर y निकालोगे तो कितना आएगा 35 माइनस का x। ओके, और साथ में उनका प्रोडक्ट जो है वो कैसा बोला है आपके पास मैक्सिमम। देखो कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए
सबसे पहला कि उसका डेरिवेटिव, सपोज हम इनका प्रोडक्ट मान ले रहे हैं क्या, जेड, लेट प्रोडक्ट क्या मान लिया अपन ने, जेड, क्या होगा, एक्स और वाई होगा। ओके, जो जेड आपके पास है ये मैक्सिमम होने के लिए आपको जरूरी है कि डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। और हमें ये पता करने के लिए, चेक करने के लिए आपका जेड जो है वो मैक्सिमम ही है, तो हमें निकालना होगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर जो है मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आपके पास मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखते हैं। अगर आप जेड देखो यहाँ से, तो जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई है आपके पास 35 माइनस एक्स, तो जेड कितना आएगा आपके पास 35x माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, अगर मुझे फॉर मैक्सिमम ऑफ जेड बी मस्ट हैव डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होगा आपके पास, 0। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस जेड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आएगा 35, और साथ में एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। ओके, तो ये जाएगा आपके पास 35 माइनस का 2x बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35/2, एक्स कितना आ गया 35/2। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसका डी स्क्वायर जेड चेक कर लेते हैं, तो आपके पास डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास 35 माइनस का 2x, यही है आपके पास। ओके, अगर मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 आपको पता है कि लेस देन होता है आपके पास कितने, 0 से। इसका मतलब ये हुआ हेंस z इज मैक्सिमम, z कैसा है आपके पास, मैक्सिमम है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है, y और हमें निकाल के देना है। तो अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अगर देखो तो x की वैल्यू है 35/2 प्लस y बराबर कितना है 35। ओके, यहाँ से अगर अपन देखें तो y बराबर हो जाएगा आपका 35 माइनस का 35/2, मतलब y की वैल्यू भी कितनी आएगी 35/2। ओके, तो 2 नंबर हो गए आपके पास, एक x है 35/2 और y भी कितना हो गया आपके पास 35/2। ओके, यही आपका क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपको दिया है क्या, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ओके, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन की फिर से वही बात है भाई, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट फंक्शन हम मान ले रहे हैं एफ एक्स बराबर आपको दिया है क्या, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ओके, फॉर मैक्सिमम, ओके, एफ डैश एक्स जो है वो कितना होना चाहिए आपके पास 0। एफ डैश एक्स का मतलब है कि फंक्शन का पहली बार डिफरेंशिएशन। जब आप इसका करोगे देखो आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप करोगे तो मिलेगा आपको एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ओके, तो ये हम इक्वल रख देते हैं। साथ ही हम ये चेक भी कर देते हैं मैक्सिमम के लिए, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डबल डैश। ओके, इसको करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। मतलब एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अगर देखो तो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि आपके पास 0 से लेस देन है। इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है वो कैसा होगा आपका मैक्सिमम होगा।
अगर आप लेस देन 0 की बात कर रहे हो तो फंक्शन कैसा होगा आपके पास मैक्सिमम, वो वैल्यू क्या आएगी, तो देखो एफ डैश एक्स बराबर 0 मतलब आपके पास आएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स उस तरफ तो ये जाएगा आपके पास क्या, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स मतलब टेन एक्स बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी π/4, क्या आएगी आपके पास π/4, मतलब x बराबर π/4 पर जो फंक्शन है वो कैसा होगा आपके पास मैक्सिमम। तो अपन मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, एट x बराबर π/4 फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। ओके तो देखो ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 की वैल्यू होती है √2 और कॉस π/4 की वैल्यू भी होती है √2। यहाँ से एलसीएम आएगा आपके पास कितना, √2, ये √2 प्लस का √2 मतलब आपके पास आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय √2, √2 से √2 आपके पास। ओके तो आंसर आएगा आपके पास कितना, सही है। ये थोड़ा सा देखो एलसीएम, वन बाई रूट टू की अगर अपन बात करें तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास √2, इसका आपके पास मतलब 1 + 1 सॉरी ऐसा आएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 मतलब आंसर आएगा आपके पास कितना √2। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या मिल गया आपको √2। इसी तरीके से आपके पास निकालनी थी, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो π/4 पर होगी और कितनी होगी आपके पास √2 होगी। क्लियर है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब आपको ए की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो सपोज फंक्शन अपन ने मान लिया क्या, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस का 62x² प्लस का ax प्लस का कितना हो गया 9। ओके आप जानते हो कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, फंक्शन जो है वो कैसा है आपके पास मैक्सिमम है, कितने पर x = 1 पर। ओके मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 4x³ माइनस का 62 का 2 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 124x प्लस a, 9 का कितना हो जाएगा 0। मतलब मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि एफ डैश एक्स कितना हो जाए आपका 0, वो भी एट x = 1। यहाँ अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस का 124x प्लस 9 बराबर क्या 0। x बराबर 1 पर मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे अपन 1 प्लस का हो जाएगा 9 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से अगर देखो तो 124 में से 4 गए 120, ये a है, क्या है ये आपके पास a है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी आपके पास 120, और यही हमें पता करना। 124 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपके पास 120, उस तरफ जाएगा तो आपके पास मिल जाएगा क्या सिंपल सा 120, है ना, ये a है, ध्यान रखना ये a, क्योंकि ये 9 तो खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 16 में a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 120। अब अगेन हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपके क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन। ओके, चार आपके पास इसमें क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एफ एक्स जो है वो दिया है कितना, एक्स क्यूब प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कितना, एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ओके, 17 में से मैं कोई एक क्वेश्चन आपके पास करा दे रहा हूँ, फिर वो सेम प्रोसेस है जो अपन ने मिनिमम और मैक्सिमम के लिए किया है। वही आप जानते हो, मिनिमम मैक्सिमम के लिए एफ डैश एक्स जो है वो कितना होना चाहिए आपका, 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। और सेकेंड डेरिवेटिव हम चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन अगर अपन करें, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कितना, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, ओके, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपके पास, 0। इसका एफ डैश एक्स अगर आप निकालो तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ओके, और साथ में सेकेंड डेरिवेटिव निकालो एफ डबल डैश एक्स चेक करने के लिए, तो ये कितना होगा, 6x स्क्वायर। क्या होगा आपके पास, 6, देखो 3 दूनी 6, x 6x आएगा। क्या होगा आपके पास, 6x। ओके, 6x की बात करें, देखो सबसे पहले यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके पास क्या होगा, एफ डैश एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास, 0। मतलब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, 0। x की वैल्यू आपके पास 0 है। एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, 6। क्या आएगा आगे आपके पास, 6x आ गया। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये वैल्यूज आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसमें भी निकालोगे और इसमें भी निकालोगे। ओके फाइन, तो इस तरीके से भाई आप लगातार करते रहें। और हमारा आएगा इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो कि इंटीग्रेशन होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।